कॉलेज में पढ़ता था तो राजभवन से निकलते हुए लगता था इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कभी जा सकते हैं क्या? मुझे पता चला आपने राजभवन को आम भवन बनाया। राजभवन में कई परिवार रहते हैं। पहले तो राजभवन में जो परिवार रहते हैं उनके लिए तो पहले ओपन करो और इसके बाद प्रजा के लिए ओपन करिए। और मैंने ये काम शुरू किया कि आइए राजभवन आपका है, किसी का डर नहीं रखना चाहिए। KG to PG जी, ये कॉन्सेप्ट क्या है मैम? मैं मिलने के लिए गई प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये आपने जिस तरह गुजरात में आंगनवाड़ी को जनता की आंगनवाड़ी बना दिया था, इसी तरह मेरे क्षेत्र से शुरू करिए। आपने कहा कि कार्यस्थल तक जाके उसको देखना कि वाकई वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि हमें काम करवाना है तो खुद तो तैयार होना ही पड़ेगा। तो जब तक हम स्थल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक सही बातें हमारे ध्यान पर नहीं आती। तो वेस्ट में से बेस्ट 1-1 करोड़ का काम बच्चों ने करके दिखाया। तो ये प्रयास करते हैं ना तो फल तो मिलता है। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और नीति पथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बहुत खास मेहमान और हमें मिलने का समय उन्होंने दिया, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत लंबा राजनीतिक करियर और उसके बाद जो इतना अनुभव रहा है, उस अनुभव से देश की राजनीतिक व्यवस्था को सीखने की बहुत ज़रूरत है। देश को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और हाँ, एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, देश में जो लोग योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को कार्यस्थल तक पहुँचा के उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज का पॉडकास्ट देखने के बाद ये आप समझ जाएंगे कि इसको सीखना कितना आसान हो सकता है। हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाला और हमें समय दिया। मुझे तो मिलना जो चाहता है सबको समय देती हूँ क्योंकि हमें भी इसमें से सीखने का प्राप्त होता है। आप राजभवन में आए, मुझे बहुत ही खुशी हुई। राजभवन को आपने आम भवन बना दिया और ये मैं आप ही से सुनता हूँ। राजभवन, मैं भी मैम जब कहीं से गुजरता हूँ और राजभवन या राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री का कार्यालय देखता हूँ तो लगता है कि अंदर से कैसा होता होगा। मैं भी कई बार गुजरा हूँ मध्य प्रदेश के राजभवन से, बिहार के राजभवन से, तो मुझे कई बार लगता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैम, कॉलेज में पढ़ता था, तो राजभवन से निकलते हुए लगता था इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कभी जा सकते हैं क्या? और आपने उसको पूरा किया। आपने, मुझे पता चला आपने राजभवन को आम भवन बनाया। आपकी बात सही है। राजभवन में कई परिवार रहते हैं। राजभवन की साफ सफाई करना, मेंटेनेंस करके उसको अच्छा बनाए रखना, जितने गेस्ट आते हैं ये सब गेस्ट के लिए पूरी अरेंजमेंट करना, उनके लिए अच्छा भोजन बनाना, उनके लिए जितनी सुविधा चाहिए, गर्म पानी चाहिए, वो चाहिए, सब पूरा करने वाले हमारे ये परिवार। लेकिन मैंने ये देखा कि परिवार तो दिखाई नहीं पड़ता है कहीं भी, उनके बच्चे भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये किसके लिए है। पहले तो राजभवन में जो परिवार रहते हैं उनके लिए तो पहले ओपन करो और इसके बाद प्रजा के लिए ओपन करिए। और मैंने ये काम शुरू किया कि आइए राजभवन आपका है। और मैंने अनाउंस किया कि सुबह में 5 बजे से लेकर 7-7:30 बजे तक आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए राजभवन में आ सकते हो। तो लोग आते हैं, लगे कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, किसी का डर नहीं रखना चाहिए। फिर शाम को 5 से 7 आइए, घूमिए। और आज कई लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। फिर मैंने सोचा कि भाई जो बच्चे हैं तो ये बच्चे भी अंदर आए, उसको खेलना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि परंपरागत खेल करवाइए। तो यदि हम नहीं करवाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मैंने बड़ा लोन हमारा पूरा ओपन कर दिया कि आप सुबह शाम सैटरडे संडे कहीं भी आप गेम खेल सकते हो। बच्चे खेलते हैं, आते हैं, बच्चे खेलते हैं, मैं भी जाती हूँ। और हम परंपरागत का आयोजन करती हूँ मैं, और ये पूरा 1 महीने तक चलता है। और जब भी मुझे समय है तब मैं देखने के लिए जाती हूँ। फिर स्पर्धा होती है,
स्पर्धा के बाद अवार्ड मिल जाता है और मुझे जो गिफ्ट मिलती है वो गिफ्ट मैं उसी समय बच्चों को देती हूँ। मुझे जो बुक्स मिलती है वो बुक्स मैं बच्चों को देती हूँ कि आप पढ़िए घर पर जाकर। इसी तरह के कई कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में होने लगा। तो ये आम जनता का ही है और आम जनता के लिए रहना चाहिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जिसको भी रहना है तो आकर रह भी सकते हैं। बाहर से आते हैं कि मैं केंद्र या कार्यालय में काम करता हूँ, एक दिन के लिए इधर आया हूँ और होटल का इतना किराया है, तो मैं कहता आइए रहिए इधर, खाइए जाइए। अलग राज्य के जो ये आते हैं इधर राज्यपाल आते हैं तो उसका पूरा परिवार भी आता है, सबके लिए ओपन है। तो ये मेरी परिभाषा है कि राजभवन आम भवन बनना चाहिए, जनता का भवन है वो। बाहर की दीवारें देखिए, बड़े बड़े गेट देखिए तो बाहर से ये दिखाई पड़ता है। एक बार हमारे जो फिल्म आई कश्मीर फाइल, तो ये इसमें वो थे अनुपम खेर जी। अनुपम खेर, वो भी आए। हम वैसे ही साथ साथ में बैठे थे तो मुझे बताया कि मैं तो इधर बातखंडे कॉलेज थी उसी समय, इसमें पढ़ता था, साइकिल पर इधर से निकलता था रोज़ और ये बड़ा भवन देखता था, ये बड़े वो गेट देखता था। तो अंदर से कैसा होगा ऐसे मुझे मन में विचार है, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं। आज मैं इधर आया हूँ देखने के लिए, मुझे आज मिला राजभवन। तो ये जनता की स्थिति होती है मित्रों। जब मैंने ओपन किया 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे एक वीक में, एक हफ्ते में। दूसरी बार होता है कि राजभवन में फरवरी 2nd वीक में फ्लावर शो होता है। फ्लावर शो में मैंने और इसमें ऐड कर दिया कि सब्जी भी आनी चाहिए अंदर, किसान जो भी उगाता है वो लेकर आए। और तीसरा, जो हमारी महिलाएं अचार वगैरह बनाती है, वो नमकीन वगैरह बनाती है, ये भी आना चाहिए और इधर बेचना चाहिए, आकर सेल करना चाहिए। तो पूरा ये जितने मेरे लोन है सब लोन उसी तरह बिजी हो जाती है, सब लगाते हैं। पहले 1 ही दिन चलता था, मैंने 4 दिन कर दिया। 4 दिन लोग हजारों लाखों लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, सीखते हैं, फ़ोटो लेते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हैं, सेल होता है तो खरीदते हैं, प्लांट ले जाते हैं इसमें से, शहद ले जाते हैं इसमें से, पूरा प्योर मिलता है वे लोगों को। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो नंबरिंग होता है कि सबसे अच्छा सब्जी कौन सी है, सबसे अच्छे फ्लावर किसके हैं, तो उसको हम अवार्ड देते हैं, पैसे से अवार्ड देते हैं। अंत में शाम को बच्चे भी इसमें हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी इसमें हिस्सा लेती हैं और ये 4 दिन का पूरा कार्यक्रम चलता है। इसमें भी 1 लाख 1.25 लाख लोग आते हैं और आनंद करके सब लोग चले जाते हैं। आपकी इस बात से मुझे मैम, मैं आप जब ये बता रही थी तो मैं 25 साल पहले चला गया था। हमारे गांव में जो हाट बाजार लगते थे उसकी परंपरा ख़त्म हो गई, हम मॉल सिस्टम में आ गए, बड़े दुकानों में आ गए। बट आपकी बात सुन के मैं इस वक्त उसको विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि उस वक्त राजभवन दिखता कैसा होगा। गांव की महिलाएं अपना सामान लेके आई, हमारे शाम के समय गांव के हाट बाजार वैसे ही तो लगते थे। तो क्या ये समय आ गया है बैक टू बेसिक्स जाने का और इन सभी चीज़ों को ये नहीं, वो करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान जो उगाता है ये पब्लिक तक तो पहुंचना नहीं है। ऑर्गेनिक उत्पादन होता है लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन ऑर्गेनिक उत्पादन करता है। बाजार में आता है तो सब बोलते हैं कि ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक, लेकिन प्रमाण क्या, सर्टिफिकेट क्या आपके पास है? तो ऐसे लोग इधर लेकर आते हैं और ये पब्लिक खरीदती है कि भाई हमें चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि सरकारों की, स्टेट गवर्नमेंट हो या तो महानगर हो, नगर पालिका हो, इसमें भी कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि जो लोग ऑर्गेनिक उत्पादन करते हैं उसके लिए बेचने का वो स्थल होना चाहिए। सैटरडे संडे ओपन करो भाई, पूरा बाजार तो बंद ही रहता है, तो वहाँ वे लोग आए अपने करे। वहाँ हम लोगों ने गुजरात में आम के लिए बड़े पैमाने पर किया था और वो जगह दे दी थी। वे लोगों अपनी अपनी आम लेकर आते थे, बैठते थे, सब पब्लिक आती थी, डायरेक्ट बातचीत करते थे। कोई होलसेल में खरीद जाता था, कोई थोड़ा खरीदता था, लेकिन सबको
पसंद के हिसाब से आम मिल जाती थी। तो इसी तरह सभी डिस्ट्रिक्ट में ये काम होना चाहिए। कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हम माइंड चेंज करेंगे ना, तो सबको जो चाहिए वो मिलेगा उसको। सेहत, अलग अलग प्रकार की सेहत, मोगरा वाली सेहत मिलती है आपको, मिलेट से जो उगाया हुआ है ना, वहाँ से लोग सेहत लेकर आते हैं। तो ऐसे मैंने पहली बार देखा कि सेहत का भी कलर और कौन से पौधे से वो बनाया, वो पहली बार मैंने देखा। अरे बाप रे, पहली बार देखा। और ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंतर में, मान लो कि मैं राजभवन में रहती हूँ और मुझे बुखार वगैरह वगैरह आता है, तो ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंतर में जो सेहत बनेगी, ये आप खाइए, आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएगी। तो ये इसका जो लाभ है ना, ये लाभ इसी तरह सब लोगों को मिलेगा। आपसे जब मैं बात कर रहा था मैम इससे पहले भी, तो एक शब्द मेरे जहन में आया, गवर्नर ऑन ग्राउंड जीरो। और ये इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ाई की, हम कॉलेज में पढ़े, फिर अपने प्रोफेशन में आए, बट मैंने किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति को आज तक सुना नहीं कि आप उस लेवल पे जाके भी काम कर सकते हैं क्या। और ये पहला शब्द मेरे जहन में आया कि एक पहली गवर्नर जो ग्राउंड जीरो पे जाके काम करती हैं। और आपने शिक्षा में, चूंकि राजनीतिक करियर से पहले आप शिक्षक रहीं, आप शिक्षिका रहीं और आपने पढ़ाया है इतना, और आपका एक कॉन्सेप्ट जिसको अभी भी मैं पढ़ा रही सबको। अभी भी आप पढ़ा रही हैं? IAS ऑफिसर पढ़ रही हैं। अच्छा। ये लेकर आते हैं फाइलें, उसी समय उनको मैं पढ़ाती हूँ कि गलत लिखा है। मतलब ऐसे काम शिक्षा का काम अभी भी चल रहा है? चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आपका एक मैंने सुना भी कि KG to PG, जी, ये कॉन्सेप्ट क्या है मैम? KG to PG तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसमें हुआ ऐसा कि जैसे डिक्लेयर हुआ कि मैं, पहले तो मध्य प्रदेश मुझे सौंपा गया था, फिर मैं यूपी में आई। तो मैं मिलने के लिए गई प्रधानमंत्री जी को। मैंने कहा कि मुझे क्या काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक पहले काम ये करिए कि आपने जिस तरह गुजरात में आंगनवाड़ी को जनता की आंगनवाड़ी बना दिया था, इसी तरह मेरे क्षेत्र से शुरू करिए। एक दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि आप यूनिवर्सिटी, जिस तरह आप जाइए वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और वहाँ जाकर देखिए कि 10 साल में वो कहाँ तक पहुँची है यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह आप काम। और तीसरा बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं, वो योजनाओं की आप समीक्षा करते रहिए। ये 3 बातें मुझे बताया था। फिर मैं इधर आई, लखनऊ वापस आई, तो समय था दीक्षांत समारोह का, कॉन्वोकेशन का समय था। तो मैंने कॉन्वोकेशन का आरंभ किया उसी समय। फिर मैंने सोचा कि अब 1-2 कॉन्वोकेशन हुआ, तब डिक्लेयर हो गया, वो कोरोना का काल शुरू हुआ तो जाना बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि अब अच्छा अवसर है ऑनलाइन करने का। तो मैंने सबसे पहले लगभग 15 पॉइंट बनाए और सभी VC को भेज दिया कि आपको इधर नहीं आना है, वहाँ आपको बैठना है। एक यूनिवर्सिटी एक दिन में 5-6 लोग बैठेंगे और ये 15 पॉइंट पर मैं चर्चा करूँगी आपके साथ। तो ये 15 पॉइंट पर मैं चढ़ती 2-3 घंटे तक चर्चा करती थी। 1-2 बात बताऊँ मैं कि मैंने जब पूछा कि अकाउंट कितने बैंकों में है, नंबर कितना, तो वे लोगों ने कहा 50 अकाउंट है। किसी ने मुझे 60 बताया, किसी ने मुझे 90 बताया अकाउंट अलग अलग बैंकों में। मैंने यूनिवर्सिटी का? जी, यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा कि इतना अकाउंट नहीं होना चाहिए, आप 10 अकाउंट से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, बंद करवा दीजिए सब अकाउंट। और मैं 10 दिन 15 दिन का समय देती हूँ, इसमें आप ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ अकाउंट है। तब VC ने मुझे ये जवाब दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि कहाँ कितने अकाउंट हैं, क्योंकि वित्त अधिकारी होता है वहाँ और इस गवर्नमेंट का होता है, और वित्त अधिकारी और VC आपस में बनती ही नहीं होती, आपस में बनती नहीं। फिर मैंने ऑर्डर किया कि काम होना है, और मैं 1 महीने के बाद फिर से आपको पूछूंगी। फिर इसमें चर्चा आगे चली, फिर नियुक्त कैसे करनी है,
उसकी बात मैंने बताई। फिर आपको नई नई शिक्षा नीति आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है, तो आप वेबिनार सेमिनार सब करिए आप इसमें। तो ये सब बातें हम लोगों ने एक एक यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा मैंने की और सबको गाइड किया, समय दिया। फिर हम लोगों ने वो कोर्ट मैटर कितनी है वो किसी निपटारा करना है ये बताया। फिर मैंने उनको ये कहा कि भाई आप खेल की दुनिया में आगे जाइए, तो बच्चों की स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह करवाइए वहाँ, लेकिन कब कि जब कोरोना पूरा हो जाए तब तक आप उसका आयोजन करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। फिर इसमें मैंने जो क्रैश प्रमोशन वगैरह है तो वो आप निपटारा करिए। साथ में मैंने राजभवन में 300 फाइलें पेंडिंग थी, मैं आई तब, तो एक एक फाइल करके मुझे निपटारा करना था। तो साथ में किस किन चीज़ों की फाइल थी, मतलब ऐसी हर जनरल? एक प्रकार की फाइलें थी। एक मान कि आपका प्रमोशन है लेकिन उनको प्रमोशन देना है तो गड़बड़ियाँ कर देते थे, फिर ऑर्डर हो जाता था, फिर उसको तो लगा कि भाई मुझे तो अन्याय किया, तो राजभवन में फाइलें आती थी। राजभवन में 6 महीने तक जो आप जवाब नहीं दोगे फिर कोई नहीं देखेगा आपकी फाइल, कोई निर्णय नहीं ले सकता है, तो दबा के रख देते थे, तो उसका वो डिसीजन नहीं होता था। यदि डिसीजन हो गया गलत हुआ तो फिर कोर्ट मैट बन जाती थी, तो कोर्ट में जाते थे सब लोग। एग्ज़ाम आई, एग्ज़ाम में बच्चों का कोई प्रश्न है कि उनका जो क्या है सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो समय पे नहीं मिला, तो कोर्ट मैटर बन जाती थी। तो ऐसे वो प्रवेश में वो उसको गलत कोई काम किया तो वो हो जाता था। ऐसे कई भ्रष्टाचार चलते रहते थे, तो ये हम लोगों ने पूरा साफ सफाई करने का शुरुआत किया। तो लगभग 1 साल तक ये साफ सुथरा करवाया सब कुछ। मैंने सोचा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाना है पहले, इसके बाद हमने करेंगे, और इसमें साथ साथ में नेक क्या है जी, उसका प्रेजेंटेशन हमारे 30 जो यूनिवर्सिटी उसी समय थी 30 यूनिवर्सिटी की वीसी के साथ बैठकर ये पूरा नेक का क्या क्राइटेरिया है, कैसे करना चाहिए, उसका एक पूरा ब्यौरा उनके सामने रखा। फिर हम लोग गए कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखी, पंजाब यूनिवर्सिटी में की, बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी वहाँ हम लोग गए देखा। फिर हम सिम्बोसिस गए, पूना यूनिवर्सिटी देखी। फिर हम पूसा यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी वो देखी। ऐसी कई यूनिवर्सिटी देखी। इसके बाद मैं बेंगलोर गई, बेंगलोर नेक ऑफिस में गई, 12 वीसी के साथ गई, वहाँ भी 12 वीसी के साथ ही गई, मैं अकेली नहीं गई थी। जिसको काम करना है वो उसको पहले देखना चाहिए। तो ये सब कुछ देखा, वहाँ चर्चाएँ की, प्रेजेंटेशन हुआ बेंगलोर में। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं का आयोजन करूँ तो आप आओगे, तो वे लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, कोई कुलाधिपति इसी तरह नहीं आया है, पहली बार आप आए हो। तो मैंने नेक मंथन 2 दिन का करवाया इधर। और ये बात मैंने जब पीएम साहब को कहा कि मैं काम कर रही हूँ, तो उनकी ऑफिस के लोग आ गए, फिर जो शिक्षा मंत्री थे उनकी ऑफिस के लोग आ गए, फिर यूजीसी के लोगों को भेजा, फिर एआईसीटी के लोगों को भेजा, सब लखनऊ आ गए। हाँ, सब लखनऊ आ गए सब बैठे और ये काम शुरू हुआ। मैंने एक्सपर्ट लोगों को भी बुलाया था कि जिसने A++ ग्रेड प्राप्त किया है, ए यूनिवर्सिटी वीसी को भी मैंने बुलाया था, और सब मिलकर 2 दिन तक ये पूरा मंथन चला। और मैं पूरा समय 1 मिनट भी मैं बाहर नहीं गई हूँ। उद्घाटन सत्र पर मैं सामने बैठी, आगे बैठी, और बाद में मैं पीछे बैठती थी और सबका व्यवहार देखती रहती थी, कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन पूछ रहा है, ऐसे तरह 2 दिन तक। और नोट पेन लेकर आना है, सबको लिखना है, ऐसे एक टीचर की तरह। मैंने कहा नहीं मैं सिखा रही हूँ, तो टीचर की तरह सब लोगों को सिखाया। भोजन सबके साथ में बैठकर करती थी, जो एक्सपर्ट आते थे उनके साथ बैठकर करते थे। राजभवन से मेरा भोजन आता था तो सबको मैं कहता जी जरा ज़्यादा लेकर आना, तो हम जहाँ बैठते थे उसको साग सब्जी खिलाते थे कि राजभवन की आप खाइए। फिर उसका इतना लाभ हुआ कि अपने अपने तरीके से सभी यूनिवर्सिटी काम करने लगी। फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो 3-4 महीना आपको देती हूँ, हम 3-4 महीने के बाद, अभी कोरोना ख़त्म हो गया है, आप डाटा कलेक्ट करिए, ये सब वे लोगों को बताया, और एक एक यूनिवर्सिटी को इधर बुलाने की शुरुआत की। तो नेक क्राइटेरिया 7 है और उसके सब क्राइटेरिया तो 500 हैं जी। तो एक एक क्राइटेरिया में 3-4 लोगों ने हम लोगों ने रखा, तो पूरी लगभग 25-30 लोगों की टीम इधर आती थी राजभवन में। और मैं 11 बजे राइट 11 बजे हम शुरू करते थे।
पहला क्राइटेरिया, चलिए बोलिए आप क्या क्या किया है, फ़ोटो दिखाइए, क्या लिखा है नीचे करप्शन में। फिर आप नीति विषयक निर्णय लिया है, एमओयू किया है तो बताइए क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। ऐसे कई प्रश्न पूछते थे और इसमें पता नहीं चलता तो हमारी ओर से उसको मार्गदर्शन होता था। और मैं बोलती थी सबको लिखना है, इधर से जो मार्गदर्शन मिलता है ना ये सबको लिखना है। जितनी नीतियाँ है वो नीतियों की बुक बनाना है आपको। इसी तरह की पूरी गाइडलाइन 7 क्राइटेरिया तक पहुँचते थे हम। 7वां क्राइटेरिया ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का होता था जी। कि आपकी यूनिवर्सिटी में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या, तो ये तो पता नहीं चलता था लेकिन मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताती थी लोगों को। आप एक आंगनवाड़ी लीजिए, आंगनवाड़ी को बेस्ट बनाइए, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस। आप कोई किसान 5 गांव गोद लेने की मैंने सूचना दी थी सबको, तो सब यूनिवर्सिटी ने 1-5 गांव गोद लिया था। तो आप गांव में जाइए और गांव में महिलाओं के साथ बैठिए, गांव में किसानों के साथ बैठिए, उनका प्रॉब्लम का समाधान करिए, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। मतलब आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपको जो शोध रिसर्च वगैरह करते हो ना, ये गांव तक पहुंचना चाहिए, ये उस पर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस करिए। तो इसी तरह अनेक प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिसेस आई। जैसे कि हम गुजरात में अनार के साथ करते थे कि भाई साड़ियाँ निकल गई, अब नहीं ठीक नहीं कलर नहीं है तो साड़ी बैंक बनाइए। तो वो विषय मैंने यूनिवर्सिटी के सामने रखा कि आप इकट्ठा करिए सब साड़ियाँ और बाज़ार में लेकर जाइए, झुपड़पट्टी में लेकर जाइए, 5-5 रुपया में सबको बेचिए, साड़ियाँ, शर्ट, पैंट, सब कुछ। तो इतना बड़ा काम शुरू हो गया, लोग देने लगे और बच्चे इकट्ठा करने लगे सब, और बाज़ार लगने लगा। बाज़ार का नाम दिया बापू बाज़ार। अच्छा जी बापू बाज़ार। तो फिर तो शूज आने लगे, सब इतनी चीज़ें आने लगी और फ्रेश चीज़ें आने लगी। तो इतना बड़ा, अभी तो साल में एक बार होता था, अभी तो 3 महीने में 4 महीने में एक बार करते हैं। और इतना इंटरेस्ट बच्चे लेते हैं इसमें, इतना इन्वॉल्व हो गए। फिर वेस्ट में से बेस्ट शुरू किया, क्योंकि मैं जाती थी तो पूरा भवन देखती थी। फिर ताला लगाया हुआ था तो मैं खुलवाती थी, तो खोलिए ताला लगाया है, क्या है अंदर, तो बेंचेज, टूटी फूटी बेंचेज वगैरह पड़ा हुआ था। आंसर बुक पड़ी हुई थी, तो ये क्या कितने साल की पड़ी है, चलो निपटारा करो इसका। ये बेंचेज है, इसका बच्चों को लगाओ इसमें, वो करे, क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग कोर्सेज चलते हैं वहाँ। तो वेस्ट में से बेस्ट 1-1 करोड़ का काम बच्चों ने करके दिखाया। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी। मैं ये कहती थी ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी, तो ये काम करिए। तो इसी तरह का एक पूरा वो मैं बुक बना रही हूँ बेस्ट प्रैक्टिस की, और बन रही है अभी। तो इसी तरह हम लोगों ने काम शुरू किया। फिर एक यूनिवर्सिटी को 5-5 बार हम लोग बुलाते थे, और मैं कहती थी जब तक मैं ओके न करूँ तब तक आपको सबमिशन नहीं करना है। और लास्ट मोमेंट पर सब आते थे। फिर इधर जानी थे एक हमारे अधिकारी, उनको मैं भेजती थी कि वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी के भवनों देखिए कि वो ठीक ठाक किए हैं, टॉयलेट बराबर किया है, स्पॉट्स बराबर किया है, ये सब एक बार देख के आइए। और फिर हम उसको कहते थे कि नहीं अब सबमिशन करिए। तो सबमिशन होने लगा और A++ आने लगा। तो इसी तरह आज 11 यूनिवर्सिटियों को A++, A+ और A क्राइटेरिया मिला है उत्तर प्रदेश के, जो कभी जाते नहीं थे, जाते थे तो ए से ऊपर किसी को नहीं आया था। अभी केंद्र सरकार की जो योजना पहली बार रखी, PM उषा योजना, तो जिसको भी A++ आया उसको 100 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से मिला। तो उसका आयोजन हम लोगों ने करवाना शुरू कर दिया। जिसको A+ मिला था, या तो A मिला था या तो B मिला था, लेकिन भारत सरकार उसको भी 20 करोड़, 14 करोड़, 5 करोड़ ऐसे करके उसको भी प्रोत्साहित करने की शुरुआत की। फिर UGC ने क्राइटेरिया पर किया कि +1 उसको देते हैं वे लोग। तो हमारी 5 यूनिवर्सिटी A+ में आई, क्राइटेरिया 1 में आई, तो उनका भी बड़ा फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, विदेशों से की संख्या बढ़ी। जहाँ पहले 25 आते थे, आज 100-150 लोग आने लगे विदेशी स्टूडेंट्स। उसके लिए हॉस्टल बनने लगी, MOU साइन होने लगा। मैंने लाभ उठाया जब वो 20 क्या बोलते हैं उसको, अरे जो पूरे देश भर से आए और अनेक स्थानों पर कार्यक्रम किया जी, उनको क्या बोलते थे, तो वो एम्बेसडर आए थे सब, 15 देशों के एम्बेसडर वहाँ आए और जाने वाले थे अहमदाबाद। तो मैंने उनका लाभ उठाया कि आप 2-3 घंटे रुकिए, इधर भोजन करिए और सब इसी को मिलिए।
तो मैंने खुद मैं बैठी तो गांधी हॉल में सबको बुलाया, वीसी को, उनको भी बुलाया, एक दूसरे को परिचय करवाया, एक दूसरे का टेलीफोन नंबर आपस में किया और सबका वो यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है। और मैंने कहा कि एमओयू साइन करवाना है, इसमें आपको मदद करनी है। तो पहले हम हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं, कंट्री है, उनके साथ एमओयू साइन होगा। फिर वे लोग को तो रशिया भी चले गए, यूएसए भी गए और इतना एमओयू साइन हुआ, गतिविधियाँ हुई और इनका भी हम लोगों ने पूरा लाभ उठाया। एनआरएफ में, नेशनल इंटीग्रेशन कार्यक्रम में लाभ उठाया और इसमें इतनी मेहनत हम लोगों ने करवाई कि भाई ये दूसरी 5 यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि परसेप्शन का मार्क्स मिलता है इसमें, तो 10 मार्क्स होता है, इसमें से 10 में से 2 मार्क्स भी मिलता है तो आपका ऊपर जाएगा ग्राफ ऊपर। तो ये काम करवाया और इसमें हमारी 3 यूनिवर्सिटी 100 से अंदर आई पूरे भारत में। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारी भारत की कोई यूनिवर्सिटी 500 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं है, ये आज लखनऊ यूनिवर्सिटी 97 नंबर पर आई। एमएमटीयू यूनिवर्सिटी 100 अंदर है। फिर हमारी जो मेरठ यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी 125 150 के बीच में है। अब प्रयास करेंगे वो 2 और 2 ये 100 के अंदर आ जाए। तो ये प्रयास करते हैं ना तो फल तो मिलता ही है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है और साइंटिफिक तरीके से करना पड़ता है। क्राइटेरिया में क्या चाहिए, क्या मांग की है, वो सोच समझ कर वो करना पड़ता है। और साल भर जो प्रवृत्तियाँ चलती है उसका डेटा रखना पड़ता है, उसका फोटोग्राफ रखना पड़ता है। तो ये सब काम उसका समय है, रिजल्ट का समय है। 20 दिन में आपको रिजल्ट देना है, लेकिन देखिए कोई यूनिवर्सिटी 20 दिन में सबका रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो अब पता नहीं चलता था वे लोगों को कैसे करना है। तो हम लोगों को क्या किया कि भाई आप 1 दिन में रिजल्ट देते हो कि नहीं देते हो, तो बोलते हैं कि हाँ वो टिक करने वाला है तो हम कर देते हैं, चलिए। फिर आप 5 दिन में रिजल्ट देते हो तो करते हैं तो ये अलग करो। और 20 दिन ऊपर 40 दिन सबका एवरेज कर दीजिए आप जी। आपके यहाँ मान लो कि 50 कोर्सेज चलते हैं तो 50 का रिजल्ट आपने कब दिया, ये सब एवरेज कर दो तो आप 20 के अंदर आ जाओगे। और हुआ है 20 के अंदर आ गए सब लोग। लेकिन वो उनको लगता था कैसे गिने, एक तो 1 दिन में मिलता है, किसी को 5 दिन में, तो कौन सा रिजल्ट हम गिने वहाँ। तो हम लोगों ने एवरेज करवा दिया कि एवरेज करिए आप इसमें, तो मार्क्स मिल गया वे लोगों को। फिर दूसरा विषय था कि संविदा पर कई टीचर है, तो संविदा वाले तो फुल टाइम नहीं है। तो हम लोगों ने मार्क क्या निकाला कि आप ऑर्डर दीजिए और उनको पूरा जो परमानेंट टीचर है तो उनको जितना 18 लेक्चर देते हो वो भी 18 लेक्चर है। ऑर्डर इस तरह करिए, साल भर का ये है ऑर्डर कि 1 साल तक आपका, तो ये देखेंगे और ये देखेंगे तो गिन जाता है इसमें, तो गिना गया इसमें। और ये बात मैंने एक में भी कही, अच्छा, कि गिनना चाहिए आपको। तो वे लोग सम्मत हुए कि बात तो सही हो, पढ़ाते तो है ही, लेकिन आप सैलरी क्यों देखते हो। मैंने ये कहा कि आप सैलरी क्यों देखते हो, सैलरी नहीं देखता है, उसका काम देखना चाहिए कि पूरा समय आने जाने का उनकी तरह है। वो लेक्चर भी इतनी तरह लेते हैं, लैब भी इतना ही काम करते हैं। तो वो मान गए और कहा कि नहीं आपकी बात सही है, और ऑर्डर हुआ कि हम गिरेंगे इसमें। तो ऐसी कई वो थी, वो हम लोग अलग करवाई। फिर मैंने क्या किया कि जितने मेरे ध्यान पर आता था कि भाई IIT-IIM क्यों आगे आ रहा है और हमारी ये यूनिवर्सिटी क्यों आगे नहीं आ रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये था कि इधर ग्रांट कम मिलती है, वहाँ केंद्र सरकारी हजारों करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है। वहाँ कोई एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं है, इधर एफिलेटेड कॉलेजेस है। वहाँ 2000-3000 लोगों को पढ़ाते हैं, इधर 5-5 लाख लोगों का परीक्षा वगैरह लेना पड़ता है। तो मैंने ये कहा कि आप एक ही क्राइटेरिया के रख सकते हो, IIT-IIM का अलग होना चाहिए जी, और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होना चाहिए, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अलग होना चाहिए, वहाँ भी एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं है। फिर ये दिखाया कि एक अध्यापक के साथ इसमें 50 स्टूडेंट हैं
आईआईटी में एक अध्यापक के साथ 5 स्टूडेंट है, कैसे कंपैरिजन कर सकते हो आप? ये बातें मैंने ऊपर सब लोगों को दिखाया, ये कंपैरिजन इसी तरह नहीं हो सकती है, आपको सब कुछ अलग करना पड़ेगा। और अब आज अलग कर रहे हैं, ये आपकी बात सही है। तो ये फ़ायदा अभी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटियों को होगा।